मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। इससे पूर्व के जो लेक्चर में हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक देखा था वो हमारा क्या था, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन और ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन को देखा था और उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की थी। होपफुली वो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि कोई भी वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है या नहीं उसको चेक करने का आपको तरीका मैंने बता दिया था। उसका तरीका क्या था कि कोई फंक्शन साई है तो आप इस एक्सप्रेशन को अगर फाइंड करोगे और इसका मान अगर 1 आता है तब आप क्या कहोगे कि जो आपका वेव फंक्शन है वो कैसा है, नॉर्मलाइज्ड है। ठीक है। और एक हमने ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन पढ़ी थी। तो कोई भी दो वेक्टर, ठीक है ना, कोई भी दो तरंग फलन, ठीक है ना, तरंग फलन आपस में लंबवत होंगे तो उसके लिए क्या कंडीशन थी, उसके लिए कंडीशन थी फाई स्टार साई d2 = 0। ये तो थी नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन और ये थी ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन। और इन दोनों को हमने एक साथ मिक्स करके हमने क्या एक कंडीशन निकाली थी, वो ये थी साई आई साई जे, ये साई आई स्टार साई जे d2 = डेल्टा आई जे। ठीक है ना। आप इसको साई 1 साई 2 भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। कहने का मतलब है नॉर्मलाइज्ड तो एक सिंगल फंक्शन वेव फंक्शन होता है, वो या तो नॉर्मलाइज्ड होगा या नॉन नॉर्मलाइज्ड होगा। और ऑर्थोगोनैलिटी चेक कर रहे हैं तो उसमें आपको दो फंक्शन चाहिए, क्योंकि कौन किस पर लंबवत है तो आपको दो अलग अलग तरंग फलन चाहिए, तभी आप ये चीज चेक कर सकते हो। तो इन दोनों को मिला करके हम लोगों ने एक कंडीशन लिखी थी कि साई आई स्टार साई जे d2 = डेल्टा आई जे, और इसका हमने एक स्पेशल नाम दिया था, वो क्या था, क्रोनिकर डेल्टा। और इसकी हमने वैल्यू क्या लिखी थी कि इसका मान होता है 1 कब, जब i = j हो, और इसका मान होता है 0 जब i ≠ j हो। और इस कंडीशन को हमने नाम दिया था ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन। नॉर्मलाइजेशन का नॉर्मेलिटी, ऑर्थोगोनल का ऑर्थो, तो ये कंबाइंड कंडीशन थी। अब आज हम क्या करते हैं, किसी नए टॉपिक को इस लेक्चर में नहीं लेने वाला हूं, हम बहुत बेसिक चीज को सीखेंगे। और वो सीखनी इसलिए जरूरी है कि जब हम अगले लेवल में प्रवेश कर रहे हैं, अभी तक हमने जो क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत जो भी चीजें सीखी है वो पर्याप्त है। हम लोगों ने काफी अच्छे से उन चीजों को समझ लिया, सीख लिया और उसका अभ्यास भी कर लिया। और उम्मीद करता हूं कि वो चीजें आपको समझ में भी आ गई होगी और आपने उसका अच्छे से अभ्यास कर लिया होगा। उसके शॉर्ट नोट्स या डिटेल नोट्स जो भी आपको कंफर्टेबल लगे होंगे आपने बना लिए होंगे। अब हम अगले चरण में जब प्रवेश करेंगे, ठीक है, तो उससे पूर्व हमें कुछ स्पेशल नोटेशन सीखने होंगे, या एक तरह से कहा जाए कि जो एडवांस लेवल की क्वांटम मैकेनिक्स है उसकी कुछ लैंग्वेज को सीखना होगा। बहुत सिंपल है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। आप बिल्कुल ध्यान से इस लेक्चर को सुनिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, कोई भी ऐसा टॉपिक जो अगर आपको लेक्चर सुनते वक्त एक बार में समझ में नहीं आए तो घबराने की आवश्यकता नहीं, उसको दूसरी बार या तीसरी बार सुनिए, आपको 100% वो समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है। तो आज कुछ बेसिक चीजें सीखते हैं। तो देखिए, आपको ये पता है कि हम लोगों ने जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को पढ़ना स्टार्ट किया था, ठीक है, एस साई = ई साई जो हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी, तो हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की थी कि जो आपका साई है वो क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत क्या सबसे महत्वपूर्ण एंटिटी है। जिस प्रकार हमने क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ उसको कंपेयर किया था और हमने कहा था क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर आपको किसी कण का आर पता है, यानी उसका स्थिति सदिश पता है, तो आप उस कण की लगभग पूरी तरह से व्याख्या कर सकते हो। यानी आर पता है तो उसका वेग निकाल सकते हो, उसका त्वरण, उसका संवेग, उस पर आरोपित बल, उसकी ऊर्जा, सब कुछ निकाल सकते हो। ठीक उसी प्रकार क्वांटम यांत्रिकी जो निकाय होता है उसके लिए जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, साई मिलेगा। और क्वांटम मैकेनिक्स में साई की वही भूमिका है जो क्लासिकल मैकेनिक्स में एक तरह से स्थिति सदिश की है। यानी अगर आपको किसी कण का साई पता चल गया या किसी सिस्टम का साई पता चल गया तो आप उस सिस्टम के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हो। क्लासिकल मैकेनिक्स में तो क्या था, आप 100% श्योरिटी के साथ उसके फ्यूचर के बारे में बता सकते हो, लेकिन यहां पर 100% श्योरिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वांटम मैकेनिकल जो सिस्टम होता है उसके ऊपर हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इंपोज होता है। आप इस चीज को समझते हो? मैंने ये बताया था कि हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो क्या कह रहा है कि अगर आप किसी कण की स्थिति को एक्यूरेटली मेजर करने जाओगे तो उसी दौरान क्या हो जाएगा, उसके संवेग के निर्धारण में अनंत अनिश्चितता आ जाएगी, तो वो संभव नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप पूर्ण परिशुद्धता के साथ निर्धारण नहीं कर सकते हो। इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स में हम हमेशा प्रायिकता के संदर्भ में बात करते हैं। जैसे कोई कण कहीं स्थित है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो कण वहीं स्थित है, आप कहते हो कि उस क्षेत्र में कण के पाए जाने की प्रायिकता इतनी है। और फिर हमने एक मैक्स बॉर्न का इंटरप्रिटेशन देखा था, ठीक है ना, मैक्स बॉर्न। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने एक्चुअल में तरंग फलन की भौतिक सार्थकता को बताया था और
उन्होंने ये बताया था कि जो साई है उस साई का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, साई इटसेल्फ डजंट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है, उसका स्वयं में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जो उसका मोड स्क्वायर है यानी मोड साई स्क्वायर वो अपना आप में एक विशिष्ट अर्थ लिए हुए होता है, और वो अर्थ ये है कि यह किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता को दर्शाता है। जैसे ही आप इसको dx से मल्टीप्लाई करोगे तो उस dx अंतराल में कण के पाए जाने की प्रायिकता को दर्शाएगा, ठीक है। फिर आप इंटीग्रेशन करके भी कर सकते हो, 3 डायमेंशन की बात करोगे तो d से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मोटे मोटे तौर पर आपको ये पता चल गया कि साई है क्या। अब आज हम कुछ और बेसिक चीज सीखते हैं, वो बेसिक चीज क्या है उसको आप देखिए, ठीक है ना। एक और वापस लेक्चर भी रिकॉल हो जाएगा, पुरानी चीजें और नई चीजों को हम सीखते चलेंगे, छोटे छोटे लेक्चर्स बनाएंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो आपको पता है साई को आप क्या कहते हो, साई को हम कहते हैं तरंग फलन, या इसको आप वेव फंक्शन भी कह सकते हो। इसका एक नाम ये भी है, इसको आप अवस्था फलन भी कह सकते हो। अवस्था फलन कैसे कि यह उस निकाय की अवस्था को दर्शाता है, ये इसके नाम है केवल अवस्था फलन, या इसको आप कह सकते हो स्टेट फंक्शन, ठीक है। इसको आप अवस्था सदिश भी कह सकते हो, ठीक है ना। ये बार बार शब्द काम आएंगे तो आप ध्यान रखिए, अवस्था सदिश या स्टेट वेक्टर, ये सभी एक ही चीजें हैं, ठीक है ना। साई को ही आप वेव फंक्शन कहते हो, साई को ही आप अवस्था फलन कहते हो, साई को ही आप स्टेट वेक्टर कहते हो। और मैंने पहले ही बताया था कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो आप ये तरंग फलन के कुछ मैथमेटिक्स पढ़ोगे तरंग फलन से संबंधित, वो बिल्कुल आपके वेक्टर एनालॉजी से रिलेटेड होगी। जिस प्रकार से वेक्टर में चीजें फॉलो होती है, ठीक उसी प्रकार से आपको तरंग फलन के संदर्भ में चीजें फॉलो होती हुई दिखाई देगी। और वो आपको कब पता चलेगा, जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं चीजें आपको अपने आप बताता चलूंगा कि ये देखो किस प्रकार से ये आपके सदिश वाला जो गुणधर्म होता है, वेक्टर्स की जो प्रॉपर्टी होती है उससे रिलेटेड है। तो ये साई आगे साई हो गया। अब एक चीज आप नोट कीजिए, बहुत बेसिक चीज है। आप लोगों ने इस प्रकार का एक्सप्रेशन पढ़ा था साई स्टार साई d2, ठीक है ना। इसका मान क्या है उससे मुझे अभी मतलब नहीं, इसका मान 1 है या 1 नहीं है वो मैं नहीं जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये इस प्रकार का एक्सप्रेशन हम सॉल्व करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, तो इसको एक अलग प्रकार से भी नोट कर सकते हो आप। इसको आप साई और साई इस प्रकार से भी लिख सकते हो, समझ गए। यानी चलो साई साई से अगर कंफ्यूजन है तो हम इसको उससे देखते हैं, बिना साई से। एक मिनट आराम से देखिए आप, बस ये 2-3 नोटेशन समझने बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक तरंग फलन फाई है और एक आपके पास साई है, 2 तरंग फलन है। तो अगर इस प्रकार से कहीं लिखा हो ब्रैकेट में फाई और साई, तो इसको आप इंटीग्रल फॉर्म में कैसे लिखोगे। इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखने का तरीका होता है, जो पहले वाला होता है उसका तो आपको लेना है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और दूसरे वाले को एज इट इज लिखना है और उसका क्या करना है d2 के सापेक्ष समाकलन करना है। यानी ये ब्रैकेट जो इस प्रकार का है, इसका मतलब क्या है, ये इस प्रकार की राशि है। अब d2 मैंने क्यों लिखा, इन जनरल हम बात करें 3 डायमेंशन की। अगर आपके 1 डायमेंशनल है तो ये dx हो जाएगा, 2 डायमेंशनल है तो dx dy हो जाएगा, और 3 डायमेंशनल है तो d2 या dx dy dz कुछ भी हो जाएगा। और ये पूरा किस पर है, ऑल स्पेस पर है। ये भी ध्यान, ये जब भी आप जनरल लिखो तब हमेशा d2 लिखो और ऑल स्पेस लिखो। फिर जहां जहां पर वेव फंक्शन परिभाषित होगा उस रेंज के लिए आप क्या कर दोगे, लिमिट्स अप्लाई कर दोगे। और जिस डायमेंशन का होगा, 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है, तो उस हिसाब से आप d2 को अप्लाई कर दोगे। तो ये चीज आपको साइड में नोट कर लीजिए कि ये जो फाई साई ब्रैकेट है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फाई स्टार साई d2। क्योंकि ये बार बार मैं ऐसा लिखूंगा और इसको लिखते ही मैं सीधा ऐसा लिख दूंगा, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब यही है। और ये एक प्रकार से 2 तरंग फलनों का अदिश गुणनफल भी है, ठीक है ना। 2 तरंग फलनों का अदिश गुणनफल भी है, a डॉट b के समान ये व्यवहार करता है, ठीक है ना। और आप देख लीजिएगा कि जब दोनों सेम होंगे फाई फाई, तो इसका मान आपके ऑल स्पेस की जब बात करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि पूरी रेंज में आप करोगे तो ये मोड फाई स्क्वायर या मोड साई स्क्वायर होगा, और जब उसका आप करोगे तो वो 1 आ जाएगा। तो a डॉट a हमेशा ही 1 होता है, ठीक है। और जब अलग अलग होंगे तो उस स्थिति में आपके उसका मान 0 आएगा। कब, जब वो लंबवत होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। अभी आपको सिर्फ इतना सीखना है कि इसको इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ नोटेशन समझना है, ठीक है ना। आज का जो लेक्चर है पूरा का पूरा स्पेशल टाइप के नोटेशन को समझने का है, क्योंकि आगे जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में अगले लेक्चर्स में क्या होगा, कुछ मैथमेटिकल पोर्शन बहुत ज्यादा आने वाला है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आज के लेक्चर में आप स्पेशल टाइप के नोटेशन को सीख लोगे, बहुत बेसिक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये एक तो बेसिक चीज थी, फिर एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये तो क्या है,
फाई और साई क्या आपके पास दो तरंग फलन है। अब सपोज कीजिए आपके पास कोई ए क्या है, कोई कांस्टेंट है, क्या है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है। और याद रखिए जब भी आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हो इन जनरल, चाहे फाई हो चाहे साई हो या कोई भी कांस्टेंट हो, ये सभी कैसे क्वांटिटी होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। आप साइड में नोट कर लीजिए, सामान्यतया या इन जनरल क्वांटम मैकेनिक्स में जो तरंग फलन होता है या कोई भी आप अदिश लेते हो, कोई भी आप अचर लेते हो, कांस्टेंट लेते हो, तो वो सामान्यतया कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, सम्मिश्र संख्या होती है, सम्मिश्र फलन होते हैं, ठीक है। तो अब मान लो कोई ए कोई कांस्टेंट है, तो अगर मान लो आपको ऐसा ब्रैकेट है ए फाई साई, तो इसको आप कैसे लिखोगे, तरीका वही है, कॉमा के पहले वाला होगा उसको आपको क्या लेना है, उसका स्टार लेना है, और अगले वाले को एज इट इज लिखना है और डीटो। अब जब आप इसका स्टार खोलोगे तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या उसकी प्रॉपर्टी आप जानते हो, ए बी स्टार होता है तो उसका मान क्या आता है, ए स्टार बी स्टार। तो अब देखो तो इसका क्या होगा, ए स्टार फाई स्टार साई डीटो, और चूंकि ए तो क्या है, कांस्टेंट है, तो ए स्टार भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो वो क्या आ जाएगा, आपके समाकलन से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 5 स्टार साई डीटो। तो ये भी चीज आप नोट कर लीजिए, कभी कभी आपको इस प्रकार का मिले ए फाई साई, तो इसका मतलब क्या है, सीधा ए स्टार 5 स्टार साई डीटो, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिए। अब मान लीजिए ऐसा लिखा हो, तब आप क्या करोगे, ऐसा हो, फाई सिंगल हो और ए साई हो, तरीका वही है, पहले वाले का तो स्टार और दूसरा वाला एज इट इज डीटो। अब वापस वही है, ए है, ए तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये ए, ये 5 स्टार साई डीटो। तो यहां पर आप ये चीज नोट कर लीजिए कि फाई ए साई, इसको आप कैसे लिखोगे, ए 5 स्टार साई डीटो। यहां पर ए स्टार है और यहां पर ए है, क्यों, क्योंकि पहले वाले के साथ आएगा तो वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा और दूसरे वाले के साथ आएगा तो सिंपली ए ही रहेगा। बस ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सीखनी है, बार बार कॉपी में लिख के देखिए, आपके कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और चूंकि मैं आपको खूब सारी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, तो ये सारी चीजें वैसे भी आपके इजीली समझ में आ जाएगी, इसलिए बिना घबराए हम आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज आपने सीख ली। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज इसको हम और सीखते हैं, वो क्या है, इसको आराम से आप नोट कर लीजिए, ये तीनों चीजें, और ये चीजें भी आपने नोट कर ली होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब डिराक नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस संदर्भ में बहुत अच्छा कार्य किया। उन्होंने क्या किया, एक स्पेशल टाइप का नोटेशन प्रस्तुत किया, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं डिराक नोटेशन, और वेरी इंपॉर्टेंट है वो डिराक नोटेशन, ठीक है, डिराक नोटेशन। हालांकि आपके थर्ड ईयर के सिलेबस में ये सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, ये क्या थोड़ा एडवांस लेवल पर हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको ये इसलिए सिखा रहा हूं, ये पूरा मैं डिटेल में नहीं करूंगा, मैं केवल आपको सिर्फ इसका एक ब्रीफ आइडिया दूंगा, बहुत ही संक्षेप में। क्यों, क्योंकि कुछ डेरिवेशन ऐसे होंगे जो अगर आपको डिराक नोटेशन समझ में आ जाएगा तो उन डेरिवेशन को हम बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत टिपिकल है, बहुत ईजी है। मैं केवल उतना ही बताऊंगा जितना आपके सिलेबस का पार्ट बन सकता है वो। तो बस आपको ज्यादा कुछ नहीं समझना है, डिराक ने भी नया कुछ नहीं किया, जो आपका तरंग फलन साई, जिसको आप सिंपली ऐसे साई लिखते हो, उसी तरंग फलन को लिखने का एक स्पेशल तरीका बताया। डिराक ने क्या बताया, दो शब्द काम में लेंगे, जैसे एक ब्रैकेट होता है, आपका ब्रैकेट शब्द होता है, तो उन्होंने इससे दो शब्द बनाए, एक बनाया ब्रा और एक बनाया कैट, ऐसे देखिए, ठीक है। तो डिराक ने दो प्रकार के नोटेशन प्रस्तुत किए, एक ब्रा नोटेशन और एक कैट नोटेशन, कंबाइंड लिस्ट को हम क्या कहते हैं, ब्रैकेट। अब ये क्या है, आप बिल्कुल मत घबराइए, आप देखिए मैं एक एक चीज लिखता हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैट नोटेशन। कैट नोटेशन को डिराक ने कैसे दर्शाया, इस प्रकार से, ये सिंबल है, ये खड़ी लाइन और इस प्रकार का ये क्या कहलाता है, कैट नोटेशन। तो तरंग फलन जो साई है, जिसको आप सिंपली ऐसे लिखते हो, तो डिराक ने कहा कि इसको अगर कैट नोटेशन में साई को लिखना हो तो उसको आप कैसे लिखोगे, इस प्रकार से, बस ये है, बस और कुछ नहीं है। ऐसे लिखने को आप क्या कह रहे हो, साई का कैट नोटेशन, इसको आप क्या कहोगे, साई कैट। स्पेलिंग साई की PSI होती है, ठीक है ना, P साइलेंट है, साई कैट। साई कैट भी क्या है, तरंग फलन ही है। कोई भी जो क्वांटम यांत्रिकी की निकाय है उसकी अवस्था फलन है, उसका तरंग फलन है, लेकिन इसको आप इस तरह से दर्शा रहे हो,
ठीक है ना, बिल्कुल बस ऐसा। ये क्या है, साई कैट। अब अगर मैं बात करूं ब्रा नोटेशन की, तो उसको कैसे दर्शाया गया, उसको इसका जस्ट ऑपोजिट इस प्रकार से। तो जब आप इसमें साई लिखोगे तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साई ब्रा। ये भी क्या अवस्था फलन है। और इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है कि ये दोनों कैट और ब्रा आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं। जिस प्रकार से साई, मान लो सपोज करो a प्लस आयोटा बी है, तो अगर आप इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोगे तो वो क्या होगा, a माइनस आयोटा बी। साई स्टार क्या कहलाता है, साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो ठीक उसी प्रकार से जो आपका कैट है, कैट कोई भी कैट, साई कैट, फाई कैट, कुछ भी, जो कैट नोटेशन है, अगर मैं उसका स्टार लेता हूं तो वो किस में बदल जाता है, ब्रा में बदल जाता है। ये चीज आप नोट कर लीजिए। यहां पर एक लाइन लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं, ठीक है, उस लाइन को आप थोड़ा देखिए। ये देखिए, ये साई कैट, जब मैं इसका क्या लूंगा, स्टार लूंगा, तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा ब्रा में। तो ब्रा, साई ब्रा इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई कैट, ठीक है ना। और इनवर्सली भी सही है, अगर मैं इस ब्रा नोटेशन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेता हूं तो वो किस में बदल जाएगा, कैट में बदल जाएगा। तो ये दोनों चीजें आप नोट कर लीजिए, कैट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ब्रा में और ब्रा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैट में। तो ये साई बस सिंपल सा इतना ही डिराक नोटेशन है, बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। कहीं पर भी अगर मैं साई लिखूं ऐसे या ऐसे साई कैट लिखूं, दोनों एक ही चीज है, दोनों ही क्या दर्शा रहे हैं, किसी भी क्वांटम यांत्रिकी निकाय की अवस्था को दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपने समझ ली। अब ब्रैकेट को समझते हैं, ब्रैकेट क्या है, ठीक है ना। दोनों को मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ सैंडविच कर दूंगा एक दूसरे के साथ। सैंडविच का मतलब दोनों को इकट्ठा कर दूंगा। तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से, ठीक है ना। ये ब्रा नोटेशन और ये कैट नोटेशन दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ब्रैकेट कहलाएंगे। तो जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, एक तरंग फलन फाई है, एक साई है, तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, साई और फाई का आपस में क्या है, एक प्रकार का स्केलर प्रोडक्ट है। याद रखिए, जब दोनों को हम सैंडविच करते हैं, ब्रा और कैट नोटेशन को मिलाते हैं, तो उसको नाम दिया जाता है स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहा जाता है, स्केलर प्रोडक्ट। मैंने पहले ही बताया कि ये सदिश कलन के गुणधर्मों का पालन करेगा। और सदिश कलन में हम क्या पढ़ते हैं, जो अदिश गुणनफल होता है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, अदिश गुणनफल, तो उसको इस प्रकार से लिखते हैं। तो याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक इस प्रकार का नोटेशन बताया था, फाई साई, जिसको आपने कैसे लिखा था, इस प्रकार से, फाई स्टार साई डी2। अगर मैं इसी चीज को डिराक नोटेशन में लिखना चाहूं तो इसका साफ साफ मतलब क्या होता है, इस प्रकार से बस। क्यों, क्योंकि आपको पता है इधर वाला क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है, स्टार होता है, तो ये रहा स्टार और ये रहा बिना स्टार। तो चाहे आप इस प्रकार से लिखिए, चाहे इस प्रकार से लिखिए, चाहे इस प्रकार से लिखिए, तीनों एक चीज है। और इस लाइन को आप पूरा का पूरा बॉक्स में बंद कर लीजिए। हर बार जब आगे हम बढ़ेंगे तो कभी मैं ये लिखूंगा, कभी मैं ये लिखूंगा, कभी मैं ये लिखूंगा, तो आपको कंफ्यूज्ड बिल्कुल भी नहीं होना है। बार बार इस चीज को आप ध्यान रखिए। चाहे आप इस प्रकार से लिखें तो पहले वाले का स्टार हो जाएगा, और पहले वाले को यहां लिखोगे तो ब्रा नोटेशन लिख दोगे, और दूसरे वाले का बिना स्टार रहेगा तो उसको आप कैट नोटेशन में लिख दोगे। और ये एक प्रकार का अदिश गुणनफल ही है। क्या है, अदिश गुणनफल है या स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है। अब अगर मान लो हम लोगों ने कंडीशन समझी थी कि कोई भी तरंग फलन प्रसामान्यकृत हो, तो उसको आपने कैसे लिखा था, उसको आपने इस प्रकार से लिखा था, साई स्टार साई डी2 इजिकल टू 1। तो इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, फाई क्या साई है, तो साई इजिकल टू 1, या कैट नोटेशन में साई इजिकल टू 1। तो ये तीनों क्या है, एक ही तरह की चीज है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि डिराक नोटेशन में हम उन चीजों को किस प्रकार से लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने इस चीज को देख लिया। अब डिराक नोटेशन में कुछ और प्रॉपर्टीज को हम समझते हैं, ठीक है ना। तो उस और प्रॉपर्टीज में क्या क्या है उसको आप देखिए। ये तो आप समझ गए कि साई कैट का मतलब क्या है, कुछ नहीं है, साई कैट हो चाहे साई ब्रा हो, दोनों स्थितियां क्या है, तरंग फलन को दर्शा रही है। बस उसको दर्शाने का एक स्पेशल नोटेशन है जिसको डिराक ने प्रस्तुत किया था। और ये इजी किस प्रकार से होगा, जब आगे हम कुछ विशिष्ट प्रकार के डेरिवेशन करेंगे तो आपको अपना पता चलेगा कि जो हमारा सिंपल, हम जो क्या कहते हैं,
उस तरीके से करते हैं आपके इंटीग्रेशन मेथड से, ठीक है ना, इंटीग्रेशन मेथड से। और एक आप डिराक नोटेशन से करोगे तो आपको चीज़ें डिराक नोटेशन में बहुत आसान लगेगी। हालांकि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें डिराक नोटेशन में नहीं करने वाले हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जिनको हम डिराक नोटेशन से करेंगे वो आपके काम भी आएगी, ठीक है। तो आपने क्या समझ लिया, आपने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ समझी कि ये आपका कहलाता है साई कैट और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है साई ब्रा। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, और ये दोनों हमेशा अवेलेबल होंगे। अगर साई कैट है तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको हमेशा साई ब्रा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी अगर मान लो जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका जेड स्टार हमेशा मौजूद होता ही होता है। उसी प्रकार से साई कैट है तो साई ब्रा होगा, और साई ब्रा है तो साई कैट होगा। तो एक तरह से क्या होता है, दोनों मौजूद है, इसका ये और इसका ये, ठीक है। दूसरी आपको मैंने एक चीज़ ये भी बता दी कि जैसे मान लीजिए आपके इस प्रकार से हो ए साई, तो ये जो ए साई है इसको आप इस प्रकार से देखते हो, चूंकि ए कांस्टेंट है और कांस्टेंट भी कैसा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन चूंकि कैट नोटेशन है तो ये बार जब आएगा तो बिना स्टार के आएगा, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। लेकिन यही चीज अगर इस प्रकार से हो आपके ए साई ब्रा नोटेशन में, तब ये जो ए बार आएगा वो किस प्रकार से आएगा, स्टार के रूप में आएगा, और ये ऐसे रहेगा। तो ये चीज भी आप नोट कर लीजिए, ये तो आपको पता ही है, ये चीज भी नोट कर लीजिए। कैट के साथ ए है तो सिंपली ए बाहर आ जाएगा, और ब्रा के साथ है तो वो ए स्टार के रूप में बाहर आएगा, ठीक है। एक दो प्रॉपर्टी और है जिसको आप नोट कर लीजिए। एक मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका दो तरंग फलन है, मान लो एक फाई है और एक साई है, तो ये जो होता है फाई साई, अगर मैं इसका स्टार लेता हूं, क्या लेता हूं, स्टार लेता हूं, तो उसको आप कैसे लिखोगे, ब्रा का स्टार क्या होता है, कैट, और कैट का स्टार ब्रा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं साई ब्रा। यानी जब भी आप कैट या ब्रा का या ब्रैकेट का जब भी आप क्या लोगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, संयुग्मी सम्मिश्र, सॉरी, ठीक है ना, जब भी आप इस तरह के लोगे तो वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ब्रा कैट में और कैट ब्रा में बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ फाई पहले था, साई बाद में था, या साई पहले फाई बाद में आ गया। और एक चीज आप ये भी ध्यान रखिए कि ये जो राशि होती है साई फाई इजिकल टू फाई साई, ये इन जनरल दोनों बराबर नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये क्या, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, इन जनरल दोनों बराबर नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि साई और फाई कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं, जब साई और फाई दोनों क्या हो, रियल हो। जब रियल होंगे तो इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो एक प्रकार के अदिश गुणनफल है, ए डॉट बी के समान ही है, ए डॉट बी, लेकिन अदिश गुणनफल में तो ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन यहां पर दोनों सेम नहीं होंगे। याद रखिए आप इस चीज को भी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी आपने समझ ली। एक प्रॉपर्टी आप ये देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई एक फलन साई है और कोई एक दूसरा फलन है a1 साई 1 प्लस a2 साई 2, ठीक है ना, क्योंकि तरंग फलन जो होता है वो एक से अधिक तरंग फलनों का लीनियर सुपरपोजिशन भी हो सकता है, ठीक है ना। ये चीजें सब आगे आएगी, आप समझोगे। अभी आप इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखिए कि इनको मैथमेटिकली किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो इसको आप क्या लिखोगे, ये साई ब्रा है और ये a1 साई 1 प्लस a2 साई 2 कैट, ये पूरा कोई एक वेक्टर है जिसको आप फाई कह सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप, a1 साई 1 a2 साई 2 a3 साई 3, कुछ भी लिखो आप। तो इसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि पहले तो a1 साई 1 इसके साथ हो जाएगा और प्लस इस साई के साथ a2 साई 2 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो a1 किसके साथ है, कैट के साथ है, तो वो सिंपली बाहर आ जाएगा, स्टार के रूप में बाहर नहीं आएगा, और अंदर क्या बचेगा, साई साई 1। यहां पर भी a2 सिंपली बाहर आ जाएगा, साई और साई 2। अब मान लो अगर ये इधर होता और ये इधर होता, तब भी a1 a2 बाहर आते, लेकिन अगर वो ब्रा के साथ होते तो स्टार के रूप में बाहर आते। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये 3-4 चीजें हैं जिनको आप 2 बार 3 बार 4 बार हाथ से लिखिए, चीजों को समझिए। आगे जब हम मैथमेटिकल पोर्शन को कवर करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, तो ये चीजें बार बार काम आएगी, जिसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा। तब आपके अगर ये लेक्चर ढंग से सुना हुआ होगा, समझा हुआ होगा और हाथ से प्रैक्टिस की हुई होगी, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो इस लेक्चर को मैं एक बार यही समाप्त करता हूं। इस लेक्चर में मोटे मोटे तौर पर हमने केवल और केवल कुछ स्पेशल प्रकार के नोटेशन, किस प्रकार से इंटीग्रल फॉर्म में या सिंपल ब्रैकेट में या डिराक नोटेशन में चीजों को कैसे लिखा जाता है वो समझा। फिर डिराक नोटेशन में कैट नोटेशन और ब्रा नोटेशन क्या होता है उसको समझा, और उसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज को हमने देखा किस प्रकार से उसको लिखते हैं। अब जो अगला लेक्चर हम देखेंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट होगा, वो होगा आपका पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आप बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से हम डिटेल में उसको करेंगे। तो इस लेक्चर को मैं यही समाप्त करता हूं। थैंक यू।